उसकी संरचना कैसी होती है, ये हमने टोटल पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे पुष्प के अंदर उपस्थित मादा भाग की। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सबसे पहले पुष्प का नर जनन अंग था पुंग। पुंग की एक इकाई थी पुंकेसर। पुंकेसर के बारे में, पुंकेसर का शीर्ष भाग था परागकोश। परागकोश में कोष्ठक में लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी में बन गए लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु से बन गया नर युग्म पौधे। इस प्रकार हमने ये पूरी प्रोसेसिंग पिछले वीडियो में पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे पादप है। पादप के अंदर होगा पुष्प, पुष्प के अंदर होगा मादा जनन भाग या मादा जनन अंग। मादा जनन अंग होता है जायांग। जायांग की एक इकाई होती है स्त्री केसर। स्त्री केसर, यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी प्रोसेसिंग हम आगे देखते हैं। देखिए, मैं संरचना बनाऊं मादा जनन अंग की तो इस प्रकार की होती है। ऐसा जायांग होता है। जायांग के 3 भाग हैं। नीचे का आधारीय भाग फूला हुआ होता है। जो फूला हुआ भाग होता है उसे कहते हैं अंडक। अंडक कहते हैं, सॉरी अंडाशय कहते हैं। अंडाशय को बोलते हैं ओवेरी। इसका शीर्ष भाग घुंडी युक्त होता है जिसे कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। फिर वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में ये जो नलिका रूपी भाग होता है, ये होती है वर्तिका, जिसको स्टाइल कहते हैं। 3 भाग हो गए। अंडाशय ही है। अंडाशय में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना का नाम है बीजांड, जिसको ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। तो देखिएगा, गुरु बीजाणुधानी में हम सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे संरचना। तो अपना टॉपिक हो गया गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम
अब देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे इस डायग्राम के बारे में। ये संरचना, अब हम इस डायग्राम को बाहर निकालते हैं तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इसको हम पढ़ें तो देखिए, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए इसमें कौन कौन से भाग बनेंगे। ये गुरु बीजाणुधानी है। इस गुरु बीजाणुधानी का डायग्राम ये सीधा नहीं है, उल्टा है। सीधा इस प्रकार का होता है। तो ये आधार्य भाग नहीं है, ये सीधा, ये शीर्ष भाग है। ये कौन सा भाग है? आधार्य। याद रखिए। देखिए जो बीजांड होता है वो ये होता है बीजांड, यानी ये वाला भाग बीजांड। इधर देखिए ये क्या होगा इस डायग्राम में, ये बीजांड है और ये डंठल युक्त संरचना है, जो ये अंडाशय में अंडाशय की भित्ति है। तो ये बीजांड है, ये अंडाशय की भित्ति, इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो ये जो संरचना है ना, ये अंडाशय की भित्ति और बीजांड को जोड़ती है, इसलिए इसका नाम है बीजांड ग्रंथ। तो बीजांड ग्रंथ किसे कहेंगे? फ्यूनिकल बोलते हैं। ऐसी डंठल युक्त संरचना जो बीजांड को अंडाशय की भित्ति से जोड़ती है, उसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं। अब देखिए बीजांड ग्रंथ ये रहा और ये बीजांड है, दोनों इस संरचना पे आके जुड़ते हैं। तो जिस संरचना पर बीजांड और बीजांड ग्रंथ जुड़ते हैं उसे कहते हैं नाभिका हाइलम कहते हैं। नाभिका हाइलम नाम देंगे इसको। अब देखिए क्या होता है, ये बीजांड ग्रंथ यहीं पे एंड हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बीजांड ग्रंथ बीजांड के अंतर्गत एक अवशेषी संरचना के रूप में भी पाया जाता है। एक अवशेषी संरचना के रूप में पाया जाता है, उसे कहते हैं राफी। जब बीजांड ग्रंथ बीजांड में अवशेषी संरचना के रूप में पाया जाता है, उसे राफी कहते हैं। देखिए बीजांड पर सामान्यतया दो आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेगुमेंट, तथा अंदर वाले को अंत अध्यावरण, इनर इंटेगुमेंट कहते हैं, जो बीजांड की बाह्य आघातों से सुरक्षा करते हैं। मैंने कहा था ये भाग बीजांड का शीर्ष भाग है। तो बीजांड का वह भाग जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता, उसे कहते हैं बीजांड द्वार माइक्रोपाइल। ये बीजांड का आधारीय भाग है। तो बीजांड का आधारीय भाग कहलाता है निभाग, जिसको चेलेजा कहते हैं। ये निभाग हो गया। अब देखिए ये अंदर का पूरा जो कंप्लीट पार्ट है, ये अंदर वाला जो पूरा भाग है मृदुकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। मृदुकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बीजांड काय न्यूसिलस कहते हैं। मृदुकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इस बीजांड काय में ही संरचना है जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश दशा होता है। इस संरचना का नाम है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक दशा होता है। इस एम्ब्रियो सैक में निम्न संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं।
ऐसा है ब्रोंकोस, इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। ये 3 कोशिकाएं कौन से छोर पर व्यवस्थित होती है? निभाग पर। तो ब्रोंकोस में निभागीय छोर पे पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके बीच में होता है, जिसकी बाद में पढ़ेंगे किस प्रकार निर्माण हुआ, इसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। फिर नीचे 3 कोशिकाएं थी, ये 3 कोशिकाएं बीजांड द्वारीय छोर पर होती हैं। बीजांड द्वारीय छोर पर 3 कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय या अंड उपकरण एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस नाम दे दिया। इस अंड समुच्चय के बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका एग सेल कहते हैं, तथा दोनों ओर स्थित 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल कहते हैं। सिनर्जिड सेल कहते हैं। इस प्रकार ये ब्रोंकोस की संरचना होती है। ब्रोंकोस इसमें दर्शाया हुआ था बीजांड काय। अब देखिए, इस अध्यावरण के आधार पर बीजांड को 3 भागों में बांटा गया। ऐसा बीजांड जिससे एक अध्यावरण हो उसे एक अध्यावरणीय बीजांड, जिसपे 2 अध्यावरण हो उसे द्वि अध्यावरणीय बीजांड, जिसपे 3 अध्यावरण हो उसे त्रि अध्यावरणीय बीजांड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार बीजांड को अध्यावरण की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब 2 छोटी छोटी परिभाषाएं और देखिए। ये जो अध्यावरण है वो 2 है इसमें, लेकिन कभी कभी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखा होगा, एक तो है अरंडी और एक है लीची। अरंडी और लीची में 3 अध्यावरण होते हैं, लेकिन जो तीसरा अध्यावरण होता है वो मोटा मांसल गुद्देदार होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं एरिल। तो आपसे कोई पूछे एरिल क्या है? एरिल में जब तीसरा अध्यावरण मोटी मांसल गुद्देदार संरचना के रूप में पाया जाता है उसे हम एरिल कहते हैं। तो लीची का खाने योग्य भाग कौन है? एरिल। एरिल का मतलब कौन सा अध्यावरण है? तीसरा। देखिए, ये बीजांड का मृदुकीय कोशिकाओं का बना हुआ था और इसका काम था ये जो भ्रूणकोश होता है इसको पोषण प्रदान करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बीजांड का पोषण प्रदान करने के बाद में भी एक अवशेषी संरचना के रूप में शेष रह जाता है। एक अवशेषी संरचना के रूप में शेष रह जाता है और ये रहता है मोस्ट ऑफ एक बीजपत्री में रहता है। तो इस प्रकार हमने बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ा। अब बीजांड की संरचना यानी गुरु बीजाणुधानी है। गुरु बीजाणुधानी में किसका विकास होगा? गुरु बीजाणु का। तो अब देखिए गुरु बीजाणु का विकास किस प्रकार होता है, ये अब हम इस डायग्राम से देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं तो कैसे विकास होगा, इसमें सब भागों को हटा देते हैं। अब देखिए, अभी आपको याद होगा मैंने कहा था हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जन्म मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये जो अंदर वाली संरचना की मृदुकीय कोशिकाओं का बना हुआ ये था बीजांड का। तो यहीं से स्टार्टिंग करते हैं बीजांड का।
अगर हम बीजांड काय की संरचना बनाएं तो देखिए, ये बीजांड काय की सबसे बाहरी आवरण एपिडर्मिस होता है। कौन सा आवरण है? एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की ओर जो कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं में जो परत है उसका नाम होता है हाइपोडर्मिस। अब क्या होगा, तो जो हाइपोडर्मिस है उसकी एक कोशिका फूल कर आकार में वृद्धि कर लेती है, और जो फूलकर आकार में वृद्धि करती है उसमें बड़ा केंद्रक होता है, स्पष्ट होता है, और उसमें सघन छिद्र में बना होता है। तो हाइपोडर्मिस की जो कोशिका फूलकर आकार में वृद्धि कर लेती है उसे कहते हैं प्रपशु आरंभिका कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं आर्की स्पोरियल इनिटियल सेल। आर्किस्पोरियल इनिटियल सेल। अब ये जो आर्किस्पोरियल इनिटियल सेल मान लीजिए, ठीक है, अब इसमें विभाजन होगा। विभाजन होने से बाहर की ओर भी कोशिका बनेगी और अंदर की ओर भी कोशिका बनेगी। ये परत हाइपोडर्मिस की है, ये हाइपोडर्मिस हो गई। तो बाहर की तरफ जो कोशिका बनती है उसको बोलेंगे प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राइमरी इनिटियल या पेरिटियल सेल। और अंदर जो कोशिका बनती है उसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका को कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजन्य सेल। अब देखिए, ये जो बार वाली कोशिका कौन सी? प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ये बार बार विभाजित होकर के कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेती है। यानी कोशिका भित्ति का निर्माण कौन सी कोशिका कर लेती है? प्राथमिक वित्तीय कोशिका कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेती है। तो ये हो गई सेल वॉल, कोशिका भित्ति बन गई। अब ये प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका है, इसमें विभाजन नहीं होता है, और विभाजन नहीं होने से ये बदल जाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। और ये कोशिकाएं 2n होती है, इसको बोलेंगे मेगा स्पोरोजन्य सेल। अब मेगा स्पोरोजन्य सेल n है या 2n है? 2n। मान लीजिए ये है 2n कोशिका, जिसको बोलेंगे मेगा स्पोरो मदर सेल। स्पोरो मदर सेल है ये। अब क्या होगा? मदर सेल में होगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। मियोसिस होगा। मियोसिस से 4 पुत्री कोशिकाएं बढ़ती हैं, जिसके दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये जो कोशिकाएं बनती हैं नई, ये रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं, और ये जो कोशिकाएं बनती हैं इनको बोलेंगे गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु को बोलेंगे मेगा स्पोर। मेगा स्पोर का विकास कैसे हुआ? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जो गुरु बीजाणु कहलाती है। ये अगुणित होती है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो एक मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु का विकास होता है। उनमें से क्या होता है कि जो निभागीय छोर पे स्थित होता है, निभागीय छोर पे स्थित होता है, वो गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, यानी ये तो एक्टिव रहेगा, बाकी तीनों शेष क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो जो सक्रिय रहता है उसे हम कहते हैं एक बीजाणुज। एक बीजाणुज को बोलेंगे मोनोस्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक की डेफिनेशन क्या होगी? 4 गुरु बीजाणुओं में से
केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है। तो जो गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है उसे मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज कहते हैं। अब ये जो एक बीजाणु संरचना बनी उसी से विकास होगा भ्रूण कोश का या मादा युग्म पौध।